हेलो दोस्त, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गुप्ता टेक्निकल 7.0 में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टीम डिस्टिलेशन के बारे में। ठीक है, तो स्टीम डिस्टिलेशन के अंतर्गत यहाँ पे हम इन टॉपिक को कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। डिस्टिलेशन क्या होता है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट, हीट सेंसिटिव मटेरियल क्या है, और स्टीम डिस्टिलेशन, फिर इसका यूज और एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखने वाले हैं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। देखिए, तो डिस्टिलेशन क्या होता है। ठीक है, तो टू या मोर देन टू, ठीक है, दो या दो से अधिक जो भी कंपोनेंट्स लिक्विड स्टेज में आपस में मिले हैं और उन लिक्विड को उनके बॉइलिंग पॉइंट के बेस पर सेपरेट करना ही डिस्टिलेशन कहलाता है। ठीक है, और बाकी जो डिस्टिलेशन है इसके बारे में एक वीडियो मैंने बना रखा है। ठीक है, तो उसमें आप डिस्टिलेशन का एकदम पूरा डिटेल में जानना चाहते हैं तो जाके आप देख सकते हैं। यहाँ पे बस ओवरव्यू मैं बता रहा हूँ, इसका इंट्रोडक्शन एक तरह से, कि दो या दो से अधिक लिक्विड कंपोनेंट आपस में मिले हों तो उनके बॉइलिंग पॉइंट के बेस पे उनको सेपरेट करना ही डिस्टिलेशन कहलाता है। अब सेकेंड आती है इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अगर प्रेशर बढ़ाए या घटाए तो किसी भी लिक्विड की बॉइलिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो आइए इस फिगर के माध्यम से हम देखने वाले हैं। ठीक है, देखिए, ये एक मैंने कंटेनर ले लिया है। ठीक है, इसमें कुछ लिक्विड फिलअप किया है। ठीक है, और यहाँ पे इस लिक्विड के जो सराउंडिंग प्रेशर है, इस लिक्विड के जो आउटर जो लेयर है यहाँ पे इसका जो प्रेशर है वो 300 mmHg, अर्थात जो एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है उससे कम है, अर्थात कहे तो वैक्यूम में है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, किसी भी लिक्विड की जो एक्चुअल बॉइलिंग पॉइंट होती है ना उससे क्या है, कम हो जाएगा। ठीक है ना, उसका बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा। और देखिए, और दूसरे कंटेनर क्या है, ये एटमॉस्फेयर है। ये कंटेनर को मैंने खुला रखा है और इसके जो सराउंडिंग जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेयर प्रेशर है। ठीक है ना, 180 अब 760 mmHg है। तो इस कंडीशन में जो यहाँ पे लिक्विड है ना उसका एक्चुअल बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है ना, इस कंडीशन में जो भी लिक्विड है उसका जो एक्चुअल बॉइलिंग पॉइंट होगा उसी पे यहाँ पे बॉयल होगा। ठीक है ना, अर्थात एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो बॉइलिंग पॉइंट होता है किसी भी लिक्विड का वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, और तीसरा कंडीशन ये है कि ये कंटेनर लिया है और इसमें क्या है, जो लिक्विड का जो सराउंडिंग प्रेशर है, लिक्विड के जो आउटर सरफेस पे जो प्रेशर लग रहा है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बढ़ा दिए। ठीक है ना, अधिक कर दिए। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंटेनर में जो लिक्विड भरे हैं उस लिक्विड का जो एक्चुअल बॉइलिंग पॉइंट होगा ना उससे उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, राइज हो जाएगा, अर्थात हाई हो जाएगा। यहाँ पे सपोज वाटर ले लिए, मान लीजिए कि हमने वाटर ले लिया, तो यहाँ पे क्या है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होगा। ठीक है ना, यहाँ पे क्या है 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है वही वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से भी अधिक पे बॉयल होगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है ना, प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ रहा है बॉइलिंग पॉइंट। और तीसरा देखिए आते हैं कि हीट सेंसिटिव मटेरियल क्या होता है। ठीक है ना, हीट सेंसिटिव मटेरियल, तो ऐसा मटेरियल, ठीक है ना, ऐसा मटेरियल जो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे, मतलब ऐसा मटेरियल जिसको उसके बॉइलिंग पॉइंट तक हीट करते हैं तो क्या है वो डिकम्पोज हो जाता है, या फिर उसकी जो प्रॉपर्टी होती है उसमें डिस्टरबेंस होने लगता है, अर्थात उसका जो प्रॉपर्टी है इधर उधर होने लगता है, मतलब चेंज हो जाता है। ठीक है ना, जो चाहिए वो नहीं मिलती है। ठीक है ना, तो उसे कहते हैं हीट सेंसिटिव मटेरियल। ठीक है ना जी, एक बार और देख लीजिए, हीट सेंसिटिव मटेरियल क्या होता है, ऐसा मटेरियल जो अपने बॉइलिंग पॉइंट पर डिकम्पोज हो जाए या उसकी प्रॉपर्टी क्या है लूज हो जाए, अर्थात जो प्रॉपर्टी उसकी रहनी चाहिए वो न रह के उसकी प्रॉपर्टी में चेंजिंग होने लगे,
उस प्रकार के मटेरियल को हीट सेंसिटिव मटेरियल कहते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए, अब आते हैं मेन जो है स्टीम डिस्टिलेशन, ठीक है ना। तो देखिए स्टीम डिस्टिलेशन क्या होता है, जब कोई भी दो या दो से अधिक, ठीक है ना, मान लीजिए दो ही है, जब कोई लिक्विड है और दूसरा जो कंपोनेंट है वो नॉन वोलाटाइल है, ठीक है ना। अर्थात स्टीम डिस्टिलेशन का यूज वहाँ करते हैं जहाँ पे एक वोलाटाइल लिक्विड होता है और दूसरा नॉन वोलाटाइल, उसमें इम्प्योरिटीज अगर मिली हो तब वहाँ पे स्टीम डिस्टिलेशन का यूज हम करते हैं, ठीक है ना। तो आइए यहाँ पे अब देख लेते हैं स्टीम डिस्टिलेशन को डिटेल में, यहाँ पे समझते हैं, ठीक है ना। ये देखिए, ये है डिस्टिलेशन कॉलम है, ठीक है ना, डिस्टिलेशन कॉलम है। और यहाँ पे एक और कंडीशन है कि स्टीम डिस्टिलेशन के माध्यम से जिस लिक्विड को हमें सेपरेट करना होता है, अर्थात जिस वोलाटाइल लिक्विड को सेपरेट करना होता है नॉन वोलाटाइल इम्प्योरिटी से, ठीक है, तो वह लिक्विड स्टीम में क्या है, मिसिबल होना चाहिए, अर्थात स्टीम में मिल जाना चाहिए। अर्थात जिस लिक्विड को हमें सेपरेट करना है वह लिक्विड स्टीम के साथ क्या है, मिसिबल होना चाहिए, लेकिन वही लिक्विड वाटर के साथ इमिसिबल होना चाहिए, ठीक है ना। तभी जाके स्टीम डिस्टिलेशन वहाँ पे काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। मान लीजिए ये हमारा कोई फीड है, ठीक है ना, कोई हमारा कंपोनेंट ए है, ये जो नॉन वोलाटाइल है, और इसमें जो बी है, ठीक है ना, सॉरी, मान लो कि ए हमारा वोलाटाइल कंपोनेंट है और बी है वो नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट है, और दोनों क्या है, आपस में मिले हुए हैं, इनको फीड किए कॉलम में। और यहाँ पे देखिए कॉलम में क्या किए, जो फीड दिए हैं उसको हीट करने के लिए यहाँ पे स्टीम कॉइल लगाया है, ठीक है ना। यहाँ पे स्टीम का सप्लाई हो रहा है और यहाँ पे जाएगा, अंदर जो भी फीड है मटेरियल है उसको हीट करेगा और फिर ये हमारा स्टीम कंडेंसेट होके बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जो भी यहाँ पे जो वोलाटाइल कंपोनेंट है उसको हम हीट करेंगे, यदि वह अपने बॉइलिंग पॉइंट पे पहुँच जाता है, अर्थात वो अपने बॉइलिंग पॉइंट को अटेम्प्ट कर लेता है, तो उस समय उस लिक्विड की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, लूज हो जाएगी, ठीक है ना, अर्थात वो प्रॉपर्टी खो देगी, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, हम स्टीम के माध्यम से हीट कर रहे हैं, लेकिन इस लिक्विड को उसके बॉइलिंग पॉइंट तक हीट नहीं करेंगे, ठीक है ना, सिर्फ उसके बॉइलिंग पॉइंट से कम ही, मान लीजिए सपोज दैट 200 डिग्री सेंटीग्रेड है किसी भी लिक्विड का, जो यहाँ पे सेपरेट करना है, जो जिस लिक्विड को हमें यहाँ पे सेपरेट करना है उसका बॉइलिंग पॉइंट एक्चुअल मान लीजिए कि 200 डिग्री सेंटीग्रेड है। जब हम 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करेंगे, इसको हीट करेंगे, तो क्या होगा, वो अपनी प्रॉपर्टी लूज कर देगा, इसलिए क्या है, उसको हम 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट नहीं करेंगे। मान लीजिए हमने 120 ही किया, मान लीजिए हमने 120 ही किया इसको हीट, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे इस लिक्विड का थोड़ा थोड़ा वेपर बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना, इस लिक्विड का थोड़ा थोड़ा वेपर बनना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अब मान लीजिए यहाँ पे जो प्रेशर है 1 atm है, ठीक है ना, इसके सराउंडिंग पे, इस लिक्विड के क्या है, ये सराउंडिंग पे जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है, मान लिए हमने कि 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है, ठीक है। तो अब देखिए, इसको 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो इस लिक्विड को गर्म कर दिए, लेकिन इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 200 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका वेपर तो बनेगा थोड़ा थोड़ा, लेकिन क्या है, यहाँ पे प्रेशर अधिक है, ठीक है ना, यहाँ पे प्रेशर अधिक है, यहाँ पे 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे इस लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर नहीं होगा, उससे कम ही होगा, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में क्या है, वेपर ऊपर नहीं उठ पाएगा, अर्थात वेपर यहाँ से नहीं निकल पाएगा। तो उस समय हम क्या करते हैं, यहाँ पे अलग से स्टीम प्रोवाइड करते हैं। ये स्टीम डायरेक्टली इस लिक्विड में क्या है,
मिसिबल होता है, अर्थात ये लिक्विड के डायरेक्टली कांटेक्ट में आता है। और ये स्टीम क्या करता है, जिस लिक्विड को हमें सेपरेट करना है, जहाँ यहाँ पे जिस लिक्विड को हमें सेपरेट करना है उस लिक्विड के साथ ये स्टीम क्या है, मिसिबल हो जाता है। ये दोनों आपस में मिसिबल हो जाते हैं और इसका कुछ ना कुछ प्रेशर होगा, स्टीम का कुछ ना कुछ प्रेशर रहता है, ठीक है ना। स्टीम जो है वो मीडियम प्रेशर या फिर हाई प्रेशर या फिर लो प्रेशर जो भी है, मतलब यहाँ पे लिक्विड है उसके बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे जो भी स्टीम है इसको सप्लाई करेंगे। मान लीजिए हमने MP मीडियम प्रेशर स्टीम यहाँ पे सप्लाई कर रहे हैं, तो इसका भी कुछ ना कुछ क्या है, स्टीम का जो प्रेशर होगा, ठीक है ना। तो इस लिक्विड का कुछ ना कुछ प्रेशर, मान लीजिए कि यहाँ पे 400 mmHg प्रेशर हो चुका है इस लिक्विड का। 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे इस लिक्विड का जो वेपर है थोड़ा थोड़ा जो बन रहा है यहाँ पे, उसका जो प्रेशर है 400 mmHg है और ये इसके सराउंडिंग प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है। तो यहाँ पे अभी ये अपने सराउंडिंग को छोड़, मतलब ये अपने लिक्विड सरफेस को छोड़ के बाहर ऊपर नहीं जाएगी। तो इस कंडीशन में जब स्टीम आएगा तो इसके साथ भी कुछ ना कुछ प्रेशर होगा। तो मान लीजिए कि यहाँ पे 400 इसके पास भी हो गया, ठीक है ना, 400 इसके पास भी हो गया ये स्टीम के साथ पास। तो इस समय देखिए इसका टेम्परेचर तो राइज नहीं होगा, थोड़ा सा राइज होगा लेकिन अधिक राइज नहीं होगा, मतलब इसके बॉइलिंग पॉइंट तक राइज नहीं होगा इस लिक्विड का टेम्परेचर, ठीक है ना। लेकिन इसका प्रेशर अब राइज हो गया। अब प्रेशर राइज हो गया तो क्या होगा, यहाँ पे इसका वेपर बनना शुरू हो जाएगा और वेपर उठेगा, ठीक है ना। और वेपर फिर यहाँ से आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, स्टीम भी है साथ में और जिस लिक्विड को हमें सेपरेट करना है वो लिक्विड भी, स्टीम और वो लिक्विड मिक्सबल होके यहाँ पे आ जाएगा। और फिर यहाँ पे हम कंडेंसर के माध्यम से इसको कंडेंस कर लेंगे। और देखिए स्टार्टिंग में ही हम आपको बताए हैं कि उस लिक्विड को हम सेपरेट करेंगे जो लिक्विड स्टीम में तो मिक्सिबल हो, अर्थात मिक्स हो जाए, प्रॉपर अच्छे तरीके से मिल जाए। लेकिन जब वो कंडेंस हो और वाटर में आए तो क्या हो, इमिक्सिबल हो। तो मान लीजिए कि जो हमारा कंपोनेंट ए है, ठीक है ना, जिसको कि हम सेपरेट करना है यहाँ से, तो उसका जो डेंसिटी है मान लेते हैं कि वाटर से कम है, तो उसका लेयर क्या है, ये ऊपर ये ब्लैक जो दिख रहा है ना, ये हमारा प्रोडक्ट का लेयर हो गया और ये नीचे क्या है, ये वाटर का लेयर हो गया। मतलब कि दोनों यहाँ पे आएंगे और कंडेंस होंगे, उसके बाद से दोनों मिक्स, यहाँ पे वाटर, ये स्टीम अब वाटर में हो गया तो यहाँ पे इमिसिबल है, इसीलिए यहाँ पे क्या है, एक लेयर बन जाएगा। और लेयर बन जाएगा तो फिर इसको सेटल होने देंगे कुछ समय तक और फिर कुछ समय के बाद इसको क्या है, नीचे से सेपरेट कर लेंगे, ठीक है ना। इसको लेयर सेपरेशन के द्वारा वाटर को अलग निकाल लेंगे और फिर इसको अलग निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो ये पूरा प्रोसेस रहा स्टीम डिस्टिलेशन का, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे कंपोनेंट ए तो निकल गया, वोलाटाइल है जो, और जो कंपोनेंट बी बचा ना वो रेसिड्यू के रूप में नीचे निकल जाएगा, ठीक है ना। नीचे से यहाँ पे निकाल लेंगे रेसिड्यू के रूप में, ठीक है। अब देखिए इसका यूज क्या है। तो देखिए रिफाइनरीज में भी कई सारे जो फैट्स होते हैं, ठीक है ना, जो कि वाटर में क्या है, इमिसिबल है लेकिन स्टीम में मिसिबल होते हैं, उनको सेपरेट करने के लिए स्टीम डिस्टिलेशन का यूज करते हैं। या फिर जो भी एसेंशियल आयल है जो प्लांट्स वगैरह से निकलता है, तो प्लांट से जो आयल निकालते हैं उसके लिए भी स्टीम डिस्टिलेशन का यूज करते हैं। और इसका एडवांटेज और ये डिसएडवांटेज देखिए। एडवांटेज ये है कि इससे हीट सेंसिटिव मटेरियल, अर्थात ऐसे मटेरियल जो कि अपने बॉइलिंग पॉइंट पर अपना जो भी प्रॉपर्टी है उसको लूज कर देते हैं, उसको सेपरेट करने के लिए ये बहुत ही बेटर है, ठीक है ना। ये इसका एडवांटेज है। और डिसएडवांटेज ये है इसका कि यदि इसको ध्यान न दे, ठीक है ना, और यदि इसको ध्यान न दे अर्थात इसको ख्याल न रखे तो इसका टेम्परेचर राइज हो जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट तक जा सकता है
और इस स्थिति में क्या होगा, ये जो भी लिक्विड है जिसको सेपरेट करना है वो क्या है, डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगा, या फिर कहें तो उसकी प्रॉपर्टी लूज हो जाएगी। तो क्या है, पूरा जो भी प्रोसेस वगैरह है वो क्या है, बेकार चला जाएगा। तो ये एक प्रकार की डिसएडवांटेज है। ठीक है, बाकी उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा स्टीम डिस्टिलेशन। यदि आपको कुछ डाउट्स है इसके बारे में तो आप कमेंट कर सकते हैं। और थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।